अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया है और आप लोगों को मैंने जो होमवर्क में सवाल दिए थे ज़रा उनके बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन 4 में डिस्कशन की कोई ज़रूरत है? अच्छा, सॉल्यूशंस हैं पीछे कुछ, तो 4 का था, सही है। 6 में करा दूंगा, फिर जिसका नहीं होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। यही अप्रोच चलेगी हमारे नोट्स में। या तो सोल्यूशन बैक में मौजूद होगा, या जो नहीं होगा तो मैं आपको अगले दिन कराऊंगा। पहले आप नहीं करने होंगे अक्सर सवाल, ठीक है। अच्छा, 4 ओके हो गया था, 5 करा दिया था, इसमें बस एक छोड़ा था मैंने। इसका सोल्यूशन है 5 का, 5 का नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी उसकी। 6 का सोल्यूशन था, नहीं, करा देता हूँ। 7 का सोल्यूशन था, देख लो। 8 का सोल्यूशन था, और 9 का भी होना चाहिए छोटा, ठीक है। पार्ट 2 का नहीं है, लेकिन वो उस जैसा ही है, ठीक है। चलो 6 करा देता हूँ यार। ये 6 में, अच्छा ये तो 8 है, मैं भी कहूँ 6 में क्या है। अच्छा सवाल था ऐसे। 6 इधर ही कर लें। राशिद लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ये बजटेड एफओएच आ गए, विच इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड मशीन आवर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। और बेस क्या बनानी है जी? मशीन आवर्स। फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पहली बार आई हैं, लेकिन OAR अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसीलिए तो इसको कहते थे फैक्ट्री वाइड, प्लांट वाइड एफओएच का रेट, कि पूरी फैक्ट्री के अंदर एफओएच का एक रेट निकल आएगा। अब वो जो बेस होगी, उस बेस की बुनियाद पे जो प्रोडक्ट जितना एफओएच यूज़ कर रही है उतना उसको चार्ज करते जा रहे हैं। भी करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या जी? ये एक्चुअल डेटा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। लेकिन ये पर यूनिट है। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट है, और ये एक्चुअल है, एक्चुअल। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स और एक्चुअल मशीन आवर्स भी उसने बता दिए कितने हैं, सेम एज बजटेड। यानी जितने बजटेड यूनिट्स हैं वो उतने ही एक्चुअल हैं। अच्छी बात है। और मशीन आवर्स भी सेम है। अब रिक्वायरमेंट ए है, 1 है, कैलकुलेट करो प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो प्लांट वाइड बताया था ना वहाँ पे कि ये OAR को ही कहते हैं, यानी पूरे बिजनेस का एक सिंगल OAR होगा, ठीक है। पूरे बिजनेस का एक सिंगल OAR जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 OAR कैलकुलेट करने लगे हम, और FOH उसने बताए हैं कितने। देखें ज़रा, दोबारा सवाल को ओपन रखें अपने सामने। कितने बताए हैं? मैं ही देख दूँ। 1 लाख रुपए सबसे ऊपर गिवन था। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 100,000, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड करना है किससे? वो कह रहा है जी बजटेड एफओएच ये हैं, और कंपनी प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। तो इनके लिए बेस मशीन आवर्स बनती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, सवाल चुप हो तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा हो रहा है। अगर लेबर ज़्यादा काम करती है, खुद से डिसाइड करना पड़े ना। तो लेबर आवर्स अगर ज़्यादा वर्क हो रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, तो फिर लेबर आवर्स आपकी बेस बन जाएगी। मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं तो फिर मशीन्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे तो गिवन ही सिर्फ क्या है? मशीन आवर्स। लेबर आवर्स गिवन ही नहीं है, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, उनको पर यूनिट पे करते होंगे। लेबर के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेबर को पे करने के 3 तरीके हैं। उनको पर मंथ, पर एनम पे कर दें, पर मंथ पे कर दें, तो फिक्स्ड ही होती है। या उनको पर यूनिट पे करें, इसको पीस रेट सिस्टम भी कहते हैं। 1 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपये मिलेंगे, 2 बनाओगे तो 20 मिलेंगे, 3 बनाओगे तो 30 मिलेंगे। पर यूनिट के हिसाब से पे कर सकते हैं। और तीसरा होता है आर्ली वेज रेट, जो सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा टेक्निकल, सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। तो ये लेबर के चैप्टर में फिर तीनों अलग भी करेंगे, लेकिन वहाँ तक जाते जाते कई बार इसमें से गुजर भी चुके होंगे। लेबर का जो चैप्टर है ना, वो वैसे तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स का है, लेकिन आधा मैं डिसीजन मेकिंग में पढ़ा देता हूँ, लर्निंग कर्व, ठीक है। क्योंकि लर्निंग कर्व के बगैर डिसीजन मेकिंग हो नहीं सकती है। तो लेबर का ही हिस्सा कुछ हम स्टार्ट में कर लेते हैं, तो बचा खुचा लेबर फिर
एंड पे जाके करते हैं, ठीक है। प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, अब मशीन आवर्स की बेस पर हमने OAR निकालना है, तो मशीन आवर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर तो उसने मशीन आवर्स जो हैं वो हर प्रोडक्ट के अलग अलग दिए हैं। बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट, एक ए पर 2 मशीन आवर्स लगते हैं और टोटल, ये बजटेड मशीन आवर्स है, और टोटल बजटेड प्रोडक्शन ए की कितनी है 5000। तो इसका मतलब बजटेड मशीन आवर्स ए के लिए 10,000, बी के लिए 25,000 और सी के लिए, इनका टोटल मशीन आवर्स हैं बजटेड हमारे, ठीक है। तो ये वर्किंग यहाँ पे यूँ कर लेते हैं जी, 5000 यूनिट्स हर एक के ऊपर 2, फिर 10,000 यूनिट्स इंटू 2.5 और फिर 15,000 यूनिट्स इस पर 1। तो ये टोटल क्या बन गया 50,000 मशीन आवर्स, ठीक है। तो 50,000 मशीन आवर्स के साथ आपने डिवाइड किया आंसर आ गया जी कितना 2 पर लेबर, मशीन, सॉरी वो यार निकल आया। 1 रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट 2 क्या है, कह रहा है जी कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग यही वाला एब्जॉर्प्शन रेट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन ये क्या कह रहा है जी ईच प्रोडक्ट की निकालो। तो कोई नहीं, हम ये 3 बार थोड़ी वर्किंग करेंगे, हम टेबल बना लेते हैं जी, ए बी और सी, 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ए लिख भी लगा, बी सी जी। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट लेना है सब कुछ हमने, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी पर यूनिट। अब ये सवाल के अंदर गिवन थी, एज इट इज उठाकर लिखनी थी, 10, 12, 8 और लेबर कॉस्ट है 9, 6 और 7। तो बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए सवाल। तो अब इसी तरह से मुश्किल सवाल बनेंगे, और क्या, थोड़ी हिम्मत करनी है बस। उसके बाद FOH की कॉस्ट, पर यूनिट हमें चाहिए, ऐसा ही है, लेकिन सवाल के अंदर OAR निकला हुआ है पर मशीन आर। तो बस सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोडक्ट ए बनाने पर 2 मशीन आर्स लगते हैं और एक मशीन आर के दौरान 2 रुपये खर्च होते हैं, तो एक प्रोडक्ट ए पर फिर 4 रुपये खर्च हुए FOH के। नहीं समझ आई बात। मशीन अगर 1 घंटा चले मशीनें तो 2 रुपये खर्चा आता है, एक यूनिट ए का बनाने के लिए मशीनों को 2 घंटे चलना पड़ता है, तो इसका मतलब 4 रुपये का खर्चा FOH का ए बनाने पर आएगा। इसी तरह से 2.5 आवर्स लगते थे बी पर, तो 2.5 इंटू 2 5 रुपये का FOH। इसी तरह से तीसरे का 2 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो FOH की कॉस्ट का फॉर्मूला यूँ लिख लेंगे हम लिखेंगे जी मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू ₹2, ठीक है। मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू ₹2, ₹2 आपको रिक्वायरमेंट 1 से मिल रहा है। अब हर एक के मशीन आर डिफरेंट है, 2, 2.5 और 1, तो 2 इंटू 2 4, 5 और 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। कितनी है 23, 23, 70, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ मैं, चलो। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट
करो, अगर मार्कअप 20% ऑफ कॉस्ट कंपनी कमाना चाह रही है, अब मार्कअप भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, पहले सेल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं कहता हूँ 2 कॉलम 2 रोज ऐड कर देते हैं, ठीक है, और नीचे प्रॉफिट ऐड करेंगे और हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या बन जाएगा, सेल प्राइस, ठीक है। तो ऐड कर दें इसी में प्रॉफिट। अब गिवन क्या है हमें, कॉस्ट। ज़बानी करूं या लिख दूं C प्लस पी इज इक्वल टू एस, चलो छोटा सा लिख लेते हैं। वैसे ज़बानी हो सकता है, ज़बानी कैसे हो सकता है, दिमाग में सोचो, मार्कअप है मार्जिन है, मार्कअप ऑन कॉस्ट है, तो 100 किसको लेना है, कॉस्ट को, और प्रॉफिट कितने कह रहे हैं जी 20%, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। अब दिमाग में भी ये हो जाता है, गिवन कॉस्ट है ये हमने निकाली है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और चाहिए हमें प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 120 से करोगे तो सेल निकल आएगी, वो भी निकाल सकते थे डायरेक्ट भी, ठीक है, सही है। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी शुरू है तो लिख लिया करो, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, ये बैलेंसिंग आ गई। अब 23 क्या है, 23 नहीं लिखना चाहिए आपको, लिखना चाहिए कॉस्ट, क्योंकि 3 आगे आ रहे हैं डिफरेंट, तो हर एक की कॉस्ट उठ जाएगी, एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो कॉस्ट को, गिवन अमाउंट जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। अब हर एक की कॉस्ट डिफरेंट होती जाएगी तो प्रॉफिट भी डिफरेंट होता जाएगा। बोलो जी, चलो एक मुझे भी कर लेने दो कैलकुलेशन, और इसका आप बता दो, मुझे भी कैलकुलेशन करनी चाहिए ना जी, ठीक है जी। 3.4 आ गया, और ये जनाब हमारी सेलिंग प्राइस बन गई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कितनी जी 27.6। चलो एक मैं भी टोटल कर देता हूँ, 20.4, ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा, अब ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इसको, बस, बाकियों का क्या प्लान है, क्यों नहीं किया, टाइम नहीं मिला क्यों, क्या करते रहे, क्या अटेम्प्ट जी, एंड पे बेटा अटेम्प्ट किया, क्यों नहीं किया, अच्छा, मुझे लगा कि शायद आपको लगा कि ऐसे करते रहे तो रोज़ का काम रोज़ करते तो पास हो गए, तो फिर कौन जिम्मेदार है ना, ये समझ के नहीं किया। अच्छा जी, जिन्होंने किया था दोबारा हाथ खड़ा करें, अच्छे बच्चे मेरे, ओके, सही था आंसर, बिल्कुल सही था, गलती नहीं हुई, गलत क्या किया था, आपने क्या गलती की, नहीं कैसे अलग अलग मतलब ले रहे थे, सबका अलग अलग निकाला है, एक अलग, तो गलती तो नहीं है, आपकी कॉस्ट 23 आई, सेल प्राइस 27.6 आई, तो फॉर्मेट तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ अच्छा, यानी कि आपने एक फैक्ट्री के अंदर सिर्फ ए बनाया है, फिर नई फैक्ट्री में बी बनाया है, फिर नई, एक ही फैक्ट्री में तीनों चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, ओके चलें ठीक है, अच्छी गलती थी, सीखने को कुछ मिला, सही है। अच्छा 7, 8, 9 कोई मसला है तो पूछ सकते हैं जी बेटा, 7, 9 का 2 बता देते हैं जी, कोई एक आप बताएं, फरमाइश करें, किस बेस के ऊपर प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है आपने, कोई एक बताएं, वैसे तो 3 निकालने थे, लेबर कॉस्ट की बेस पे, चलो हम एक सवाल कर रहे हैं इसमें से, ठीक है, 9 का बी, ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, बी, अच्छा दोनों ही बी हैं, देखो सुभान अल्लाह, चलो किसी एक को बी कर दें, इसको सी, इसको बी कर दें, इसको बी ही रहने दें, इसको सी कर दें, ठीक है, हम सी कर रहे हैं, सी क्या स्विच टू बी है, अच्छा 9 का सी, कैलकुलेट करो ओ ए आर, अभी कैलकुलेट किए देते हैं जी, ओ ए आर निकाल लें, एफ ओ एच डिवाइड करेंगे बजट एफ ओ एच को बजटेड बेस के साथ, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ हारिस लिमिटेड मेड फॉलोइंग एस्टीमेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट, अब ये फॉलोइंग आर द एस्टीमेट्स, तो ये सारे नीचे एस्टीमेट्स गिवन है, ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, एफ ओ एच आ गया, टोटल है, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों ही पड़े हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, प्रोडक्शन वॉल्यूम है यानी यूनिट्स,
यूनिट्स में होगा आगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर टाइम आवर्स में आ रहा और मशीन आवर्स भी आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे OAR निकालना है तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे लेबर कॉस्ट के साथ, तो लेबर कॉस्ट है 1 मिलियन रुपीस, 1 मिलियन। लेकिन जब आपको मैंने बताया था आप रुपीस के साथ ही रुपीस को डिवाइड कर रहे हो तो फिर आपको इंटू 100 करके इसको परसेंटेज के तौर पे निकालना होता है। 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट OAR निकल आया। अब दूसरे स्टेप के अंदर उसने कहा ये तो इस पूरे कमिंग ईयर का OAR था ना, अब इस ईयर में और भी बहुत सारे ऑर्डर्स हमें आए होंगे, बड़ी प्रोडक्शंस हमने की होंगी, लेकिन एक उसमें से जॉब नंबर 110 भी थी। मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने जॉब नंबर 1 से शुरू किया था इस साल में, तो और भी जॉब्स की कॉस्ट निकलती रही होंगी। ऐसे ही है जैसे हम कोई फर्नीचर की दुकान है हमारी और हमें डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, तो हम हर ऑर्डर को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये किसी एक ऑर्डर की कॉस्टिंग कर रहे हैं, बस ये होता है। तो पूरे साल का एक OAR हमारी फैक्ट्री का आ गया। उस फैक्ट्री में एक ये वाला जॉब नंबर 110 भी हमने किया है, और भी बहुत सारी जॉब्स हमने की थी, बहुत सारे ऑर्डर्स, बड़ी प्रोडक्शन की, लेकिन उस एक ऑर्डर की कॉस्ट वो निकलवा रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है, कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ये वाला ऑर्डर, ये वाली जॉब 110 बाय यूजिंग ईच एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। अब ईच तो नहीं कर रहे हमने, तो इसमें से सी करना है बस एक, बाकी भी वैसे ही हो जाने, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, 110 जॉब जो 110 नंबर जॉब जो है वो रिक्वायर करती है मटेरियल 72,000। अब आप कहोगे मटेरियल तो कितने गया, मटेरियल तो 12 लाख का लगना है, बजट किया था भाई, वो पूरे साल में पूरी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल इतना लगना था, उसमें से और जॉब्स पे भी लगने का अंदाजा होता है, और लगा भी होगा। इस एक जॉब पे सिर्फ 72,000 का मटेरियल लगा है और 64,000 की लेबर कॉस्ट लगी है, जिसमें 2500 लेबर आवर्स। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़नी थी जब आपके ऊपर वाले दोनों, ये वाला मशीन आवर्स या लेबर आवर की बेस पे OAR निकला हो, तो फिर आपको आवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मशीन आवर्स, मशीन पर मशीन आवर अगर निकाला है आपने D, तो फिर आपको ये 250 की ज़रूरत पड़नी थी, और अगर आपने A में लेबर आवर की बेस पे OAR निकाला तो फिर आपको ये 2500 लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन जिस ने आपने फरमाई जो किया उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं थी। अब जॉब नंबर 9(1) का C था, 9(1)C और 9(2)C। 2C में क्या करना है जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब 110, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वही गल चली जा रही है सवेर दी, मतलब पहले दिन से ही है जी। तो डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट इस जॉब पर कितना मटीरियल रिक्वायर्ड है, 72,000। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 64,000, 64,000, और उसके बाद FOH की कॉस्ट। अब FOH चूंकि हमने एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिया हुआ है, तो 72,000 इंटू लेबर लिया हुआ है, अच्छा सॉरी, 64,000 इंटू 80%, कितना, अच्छा ठीक है जी। लो ये आ गई आपकी जॉब नंबर 110 की टोटल कॉस्ट, कितनी जी, 187,200, ठीक है जी। अच्छा अब बाकी भी हो सकते थे, वो भी ज़रा बताता हूँ ज़बानी कलामी। अब ज़बानी कलामी सुन लो, FOH डिवाइडेड बाय, अगर आप लेबर आवर्स करो 80,000 तो ये आ जाएगा पर लेबर आवर OAR, ठीक है। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन पहले केस के अंदर FOH निकालते हुए जो OAR पर लेबर आवर निकला है उसको मल्टीप्लाई करोगे इस जॉब में जितने लेबर आवर्स लगे, 2500 कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट कर दोगे तो ये मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगा, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज लगा दोगे। और आखिरी मशीन आवर्स है, तो अगर आपने टोटल मशीन आवर्स, टोटल कॉस्ट बजटेड, टोटल बजटेड मशीन आवर्स डिवाइड करोगे तो फिर OAR निकलेगा। अब उसको फिर यूज करके आपने एक्चुअल जो प्रोडक्शन किया उस पर FOH को एब्जॉर्ब करा रहे होगे। तो मटेरियल लेबर तो सही एक्चुअल है, लेकिन FOH हम एब्जॉर्ब्ड वाले लेते हैं, ठीक है। तो फिर उस केस में हम ये 250 लेबर मशीन आवर्स इंटू मशीन आवर रेट, तो FOH ने हर केस में चेंज होना था आपके, ठीक है। क्लियर है या बाकी भी कराऊं?
चलो फिर अब असली वाले सवाल शुरू करते हैं। हाँ, पास पेपर तो अब आया ना, अभी तो सिर्फ थोड़ी सी बुनियाद बन रही थी FOH, बजटेड FOH। तो बस ये जहन में रखना है, ये दिमाग के अंदर आपके नक्शा रहना चाहिए, बस फिर मसला नहीं होगा। नक्शा ये है, किधर है, ये है। हम सिंगल रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं क्लास को ऑफ करूंगा, अब ईद के बाद ही क्लास करेंगे, ठीक है, आप लोगों की। तो एनीवेज उसमें फिर हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे आ जाएंगे। उसके ऊपर तकरीबन हमें कोई कम से कम भी 4 लेक्चर तो हमारे लग जाने हैं। फिर वो ख़त्म होगा, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी FOH का ही हिस्सा है, उस पर भी 4 से 5 लेक्चर लग जाते हैं। वो करने के बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे जाएंगे, 6 से 8 लेक्चर उस पर लगेंगे। फिर तो ये सारे ऐसे कॉन्टीन्यूटी में होने हैं, बस आपको एक जैसे ही लगते लगते जा रहे होंगे, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ चल पड़ेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे क्या करते हैं आप, OAR निकालते हैं बाय यूजिंग बजटेड डेटा। फिर ये OAR जब निकल आता है बजटेड डेटा से, तो बजटेड डेटा को डस्टबिन बुर्द करते हैं और OAR को लेके ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब करवाते हैं FOH की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ये अभी हम यही तो करते आ रहे थे। OAR निकाला स्टार्ट में खड़े होके, और फिर ड्यूरिंग द पीरियड किसी एक जॉब पे उन्होंने आपसे कॉस्ट एब्जॉर्ब करवा ली, किसी एक यूनिट पे भी करवा सकते थे और टोटल प्रोडक्शन पे भी करवा सकते थे, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जब ड्यूरिंग द पीरियड ये काम कर लिया, तो पीरियड का एंड, ये एंड पे जाके आएगा, ईद के बाद ही आएगा, पीरियड के एंड पे पहुंचेंगे जब हम, ठीक है। पीरियड एंड पे पहुंचते हैं तो एक्चुअल FOH हमारे पास आ जाते हैं, और एब्जॉर्ब्ड हमने रिकॉर्ड किए होते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल के डिफरेंस से, कि बजटेड और एक्चुअल के डिफरेंस नहीं, बजटेड और एब्जॉर्ब के नहीं, बजटेड है ही नहीं, बस ये याद रखना है। अच्छा, इतनी बार मैंने बोलना है कि और कुछ याद रहना, ये रह जाना, ठीक है। तो बजटेड नहीं जी, बजटेड है ही नहीं, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल के डिफरेंस से क्या निकलेगा, अंडर या ओवर। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब कम खर्चा रिकॉर्ड किया है तो बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, करेंगे इंशाल्लाह। ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में बाकायदा फॉर्मेट होगा, PNL बनाएंगे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP बाकी एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग के अंदर अंडर एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में ऐड होता नजर आएगा, ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो लेस होता नजर आएगा। लॉजिकली चीजें क्लियर हैं, अभी मजीद होती जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट पे OAR, ड्यूरिंग द पीरियड उस OAR को यूज करके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड FOH निकालेंगे, और एंड पे एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल FOH के डिफरेंस से वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये पेंडिंग क्या किया, अच्छा, ये सारा डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम की डिस्कशन है ना, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ज़्यादा ICAP टेस्ट करता है। यानी सिंगल रेट के बस ये 2 सवाल ही आपके सामने, या या दूसरे सवालों के अंदर दूसरे टॉपिक्स में ये सिंगल रेट यूज़ हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज़ हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कहीं यूज़ हो जाएगा। लेकिन FOH के चैप्टर में से अगर सवाल आता है तो बस 2 दफ़ा आया हुआ है सिंगल रेट का, डिपार्टमेंटल की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन सिंगल बहुत अहम है, इस चैप्टर की हद तक अगर कम भी है तो बाकी सारे चैप्टर में डिपार्टमेंटल नहीं रह जाता, सिंगल यूज होता रहता है। तो इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 रिक्वायरमेंट, 8 नंबर का सवाल है। ये जनाब आया था स्प्रिंग 2008 में। कंप्यूट करो रिवाइज्ड मशीन आर रेट विच कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग 2008। रिवाइज्ड मशीन आर रेट, कटिंग डिपार्टमेंट की कोई मशीनें हैं, उनका कोई OAR निकालना है, ठीक है। ओके, देखते हैं। ऐसा है, सवाल को आप पढ़ें, 8 नंबर का सवाल है, तो 8 × 1.8 करें ना ज़रा। आपको वैसे पर्चे में इसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा। यार ये खतरनाक जगह भी छोड़ी हुई उन्होंने, यहीं पे तो आके मैं यूं खड़ा होता, यहीं से मैंने गिरना है, देखना। अच्छा जी, 14 मिनट, तो आपके लिए 2 मिनट आराम सुकून से पढ़ने के हैं। पर्चे की बात कर रहा हूँ, 2 दफ़ा आराम से सवाल को 2 मिनट में पढ़ सकते हो। चेक कर लो, बेशक स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना शुरू करो, लेकिन दिमाग में देखो रिक्वायरमेंट पहले क्यों पढ़ाई जाती है, दिमाग के अंदर टारगेट हो सामने, करना क्या है, कटिंग डिपार्टमेंट है कोई, उसका OAR निकालना है, ठीक है। OAR कैसे निकलता है, अब ये दिमाग के अंदर होना चाहिए। सबर फिर पढ़ना, जब कहूंगा तो शुरू करना ना, ठीक है। दिमाग में क्या है, OAR निकालना है। OAR कैसे निकलता है, बजटेड FOH ओवर बजटेड बेस, ठीक है। अब वो पता नहीं बेस क्या होनी है, FOH में क्या क्या आना है, ये दिमाग में चीजें चल रही हैं। सवाल पढ़ना शुरू किया आपने, शुरू करें।
एक दफ़ा पढ़ लिया तो फिर दूसरी बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार। भाईजान जी, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ, इसको बाद में कर लीजिएगा, चले कोई बात नहीं, एक्सप्लेन हो जाएगा जब कभी समझ आ जाएगी, अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब, गिव 3 रीजंस ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब, करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त में। आपको बी पार्ट पढ़ना चाहिए था, जिसकी रिक्वायरमेंट पढ़ाई थी ना। ऑन 1 दिसंबर 2007, हम 2008 के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो दिसंबर का महीना चल रहा था 2007 का। ज़िया टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ न्यू कटिंग मशीन फॉर 1300, कॉस्ट ऑफ मशीन। ये कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स या वेरिएबल? नहीं, ये कुछ भी नहीं होगी, ये तो कैपिटलाइज करना है, इससे डेप्रिसिएशन निकलेगी। स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस वाली हुई तो फिक्स कॉस्ट, और अगर आउटपुट मेथड वाली हुई तो वेरिएबल। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या कह रहा है जी, इन्होंने परचेज किया एक नई कटिंग मशीन, किस लिए? टू ऑगमेंट कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन कटिंग डिपार्टमेंट, के वो ज़रा हेल्प करे थोड़ी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये मशीन ले ली। ठीक है, अच्छा। द न्यू मशीन हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल, आफ्टर विच इट्स स्क्रैप वैल्यू इज़ 1 लाख। तो यहाँ से पता चला कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट ही है। अच्छा, अब OAR निकालना है, तो OAR के लिए FOH चाहिए और बेस चाहिए। FOH के अंदर एक चीज़ ऐड हुई है, ठीक है, मतलब ये FOH में जानी चाहिए, फिक्स्ड FOH की का पार्ट है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी। इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, नई मशीन अवेलेबल फॉर यूज़ कब होगी? 1 फरवरी 8, तो इसका मतलब जनवरी का महीना डेप्रिसिएशन इसकी नहीं लेनी, 11 महीने की लेनी है। इट इज़ बजटेड दैट, बजट क्या कर रहे हैं, मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे इन 2008। द बजटेड आवर्स इंक्लूड 80 आवर्स फॉर सेटिंग अप द मशीन। आते हैं सुबह सवेरे मजदूर, टाकी शाकी लगाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं उसको, बाहर से भी झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है, ये रोज़ाना होता है। तो पूरे साल के अंदर मिलाकर 80 घंटे सिर्फ सेटअप पे लग जाने हैं।
जब भी वो रोज़ आते होंगे या हर शिफ्ट के बाद सेटअप भी चेंज हो सकता है, चाहे वो 3 शिफ्टों में चल रही है तो हर शिफ्ट के बाद सेटअप नई लेबर आके अपना सेटअप नया लगाती होगी, तो चाहे उससे 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, जितने भी घंटे लगते हैं, पूरे साल के अंदर 80 बनते हैं, ठीक है ना। अब मेरा सवाल है, सेटअप जब सेटअप कर रहे होंगे मशीन को, तो क्या उस वक्त भी मशीन चल रही होगी? नहीं, उस वक्त नहीं चलती मशीन, ठीक है। प्लस मेंटेनेंस के ऊपर भी 120 घंटे लगते हैं, मतलब मेंटेनेंस भी पूरे साल में जब करनी है तो 120 घंटे, वो अब हफ्ते में एक बार करते हैं, वो महीने में एक बार करते हैं, वो रोज़ाना करते हैं मेंटेनेंस, वो 15 दिन बाद करते हैं, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के ऊपर टोटल 120 घंटे भी लगते हैं। तो क्या मेंटेनेंस के दौरान मशीन चल रही होगी? इसका मतलब 2800 घंटे बजटेड आवर्स, 2600 घंटे बजटेड आवर्स तो हैं, लेकिन उनमें से 200 घंटे ऐसे हैं जिनमें मशीन चल नहीं रही होगी, ठीक है। अब एफओएच के लिए एक असूल बताने लगा हूँ जी, ये असूल भी पूरे एमए के अंदर हम चलाएंगे, और ये है कि एफओएच हमेशा आपने प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर लेने होते हैं। जैसे आइडल सिर्फ लेबर बैठती है, आपने 10 घंटे के लिए लेबर को बुलाया, उसने 9 घंटे काम किया, 1 घंटे वेली बैठी रही। लेकिन आइडल आवर्स जब वेली बैठती है तो मशीनें उस वक्त नहीं चल रही होती, मशीनें नहीं चाय सिगरेट करने चली जाती साइड पे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो मशीनों के हिसाब से एफओएच होते हैं, तो एफओएच के लिए याद रखना हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स हमने लेने। यहाँ से ये पता लगा कि नई मशीन 2600 घंटे तो चलेगी, ये प्लान्ड है कि मशीन जो है वो 2600 घंटे के लिए काम करेगी, लेकिन इनमें शामिल हैं ये 200 घंटे भी। तो इसका मतलब 2600 घंटे नहीं, 2400 घंटे काम करेगी मशीनें। चलेंगी कितने घंटे? 24। तो एफओएच के लिए आपने प्रोडक्टिव आवर्स हमेशा लेने, ठीक है। ये अब एंड तक यही रूल रहेगा, ये नहीं कि आज कुछ कहें कल कुछ कहें हम, जो रूल बनेगा वो तो फिर पूरे सब्जेक्ट के लिए होगा ना, ठीक है, वरना तो फिर कंफ्यूजन ही रहे कब क्या करना है कब क्या नहीं, भाई बस एक ही रूल है, ओके। फिर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। अब 2008 के खर्चे उसने दिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन, इसी मशीन की बात कर रहे हैं अभी, ड्यूरिंग प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर एट 8.5 पर यूनिट। ये मशीन 1 घंटे में बिजली के 10 1 घंटे में बिजली के 10 यूनिट बनाती है, और हर यूनिट 8.5 रुपये का हमें पड़ रहा है, यहाँ से कॉस्ट निकल आएगी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी इतने 1000 रुपये पर मंथ। मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है जी। मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विच विल कॉस्ट 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस 25,000 पर मंथ आ गई, और 10,000 की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी पर मंथ आ गई। ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट ही हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट। उसके बाद भाई हमें तो एफओएच लेने हैं, वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, इस चैप्टर के अंदर तो टोटल ले रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल कॉस्ट है, पर है तो एफओएच। फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मशीन ऑपरेटर की सैलरी है, और ये चूंकि पर मंथ है तो ये भी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। खैर हमें इससे क्या, एफओएच की कॉस्ट है क्योंकि मशीन का ऑपरेटर है, ओके, सही है। उसके बाद इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ। देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो, इस मशीन के आने की वजह से 5,000 रुपये पर मंथ खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसी मशीन की वजह से ही बढ़ रहा है ना, तो ये भी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। अब मैंने आपको अभी तक जितनी बातें की हैं वो सारी नई मशीन से रिलेटेड मैंने आपको एफओएच की कॉस्ट बताई है। ये नई मशीन आएगी तो बिजली ये खर्च होगी, ये नई मशीन आएगी तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट होगी, ये नई मशीन आएगी तो मेंटेनेंस होगी, ये नई मशीन आएगी तो ऑपरेटर रखना पड़ेगा, और ये नई मशीन आएगी तो 5,000 पर मंथ बाकी एफओएच भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो कहानी लिखी हुई है वो कहानी एडिशनल एफओएच, ये न्यू एफओएच कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। ठीक है जी। और
प्लस इसके अंदर एक चीज़ ये भी डालनी है, भूलना मत, ये जो डेप्रीसिएशन आपने करनी है तो वो भी इसी नई मशीन की वजह से। तो मेरे ख्याल में FOH, अच्छा अब देखो OAR जो निकालना है हमने, वो OAR निकालना है हमने 2008 का। 2008 के अंदर एक नई मशीन आई है जो 5 एग्जिस्टिंग मशीनों को हेल्प करेगी, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब 2008 में टोटल 6 मशीनें होंगी। हमें उसने इस कटिंग मशीन की कॉस्ट का डेटा दिया है, हमें बाकियों का भी नहीं पता, लेकिन जो पता है वो नंबर तो लें। फिर किसी भी तरह से हमने टोटल FOH की कॉस्ट निकालनी है, एग्जिस्टिंग वाली भी निकालनी है किसी तरह से, और नई वाली की हमने कैलकुलेट कर ली खुद, तो टोटल फिर FOH की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद टोटल FOH कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल मशीन आवर्स के साथ, जिसमें नई मशीन के आवर्स तो आ गए 2600 माइनस वो जितने 200 थे, और पुरानी मशीनों की कहीं ना कहीं आवर्स गिवन होंगे, अल्लाह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ओके है। अभी सवाल है, तो कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस सिंगल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। सिंगल रेट और रिकवरी रेट भी लिखा हुआ था, तो वो थ्योरी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। एक लाइन में लिखा हुआ था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम, अभी दो तो आ भी गए आपके सामने। ठीक है, तो रिकवरी रेट वही OAR को ही कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जी कटिंग डिपार्टमेंट यूज करता है सिंगल रेट। ठीक है, it has been budgeted that other 5 machines will work for 12,500 घंटे ड्यूरिंग 2008। ठीक है जी, बाकी की जो 5 मशीनें हैं वो 12,500 घंटे काम करेंगी ड्यूरिंग 2008। ठीक है जी, लिस्ट में शामिल है 900 घंटे मेंटेनेंस के लिए, तो इसका मतलब ये भी निकल जाएंगे। ओके, ये प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है, शामिल है ना, इंक्लूडिंग। प्रेजेंटली का मतलब क्या है, जब 5 मशीनें चल रही हैं, ऐसे ही है ना। एग्जिस्टिंग 5 मशीन्स जब चल रही हैं प्रेजेंटली, तो कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 पर प्रोडक्टिव, और उसने यहाँ खुद बोल भी दिया प्रोडक्टिव, और ना भी बोलता तो हमने तैयारी कर रखी है, हमने प्रोडक्टिव ही लेना है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस 390 पर आवर? जी बिल्कुल, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, लेकिन कौन सा वाला? एग्जिस्टिंग वाला, वो वाला जिस वक्त आपकी 5 मशीनें काम कर रही थी। तो सवाल का डेटा तो हो गया ख़त्म। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे 2008 का OAR निकालना है। तो 2008 के OAR के लिए मुझे रिवाइज्ड टोटल FOH चाहिए। रिवाइज्ड बजटेड टोटल FOH क्यों चाहिए? एग्जिस्टिंग 5 मशीनें थी, एक नई भी आ गई है, और हमें रिवाइज्ड मशीन आवर्स भी चाहिए, कटिंग मशीनों के घंटे चाहिए, क्योंकि पहले वाले 12,500 समथिंग थे, नई मशीन के भी आवर्स आ गए। ठीक है, तो OAR निकलेगा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों को 1 बाय 1 ढूंढते चले जाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले एड्रेस करते हैं ना। तो ओवरहेड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकालना है 2008 के लिए, तो हमें यहाँ पर रिवाइज्ड बजटेड टोटल FOH चाहिए, फिक्स्ड वेरिएबल अलग नहीं करने, टोटल FOH। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करेंगे रिवाइज्ड बजटेड टोटल बेस, जो कि मशीन आवर्स है, टोटल मशीन आवर्स। ठीक है जी, अब इनके लिए अलग अलग वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग यहाँ पे OAR निकाल लेंगे हम। वर्किंग नंबर 1 में कर लेता हूँ जी, रिवाइज्ड बजटेड टोटल FOH कॉस्ट। रिवाइज्ड बजटेड टोटल FOH की कॉस्ट निकालनी है मैंने, और ये टोटल FOH निकलेंगे 5 एग्जिस्टिंग मशीनों के FOH और एक नई के। ठीक है, तो नई मशीन का जो सारा डेटा है ये बहुत आसान है। ठीक है, तो रिवाइज टोटल बजटेड FOH कॉस्ट में पहले हम कर लेते हैं टोटल बजटेड FOH कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, टोटल बजटेड FOH कॉस्ट प्लान हुआ था थोड़ा इस तरह से कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे, या नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत तो शायद हो ही गया हो जी प्लान। चले, अब इसके अंदर
ये सारी बजटेड एफओएच कॉस्ट जो सवाल में गिवन थी वो 1 बाय 1 लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन 1300 माइनस 100 बटा 10, लेकिन 11 बटा 12 करना नहीं भूलना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन 1300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 साल इंटू 11 बटा 12, 110 रुपीज इन 1000 कर रहे हैं आप, ओके। ₹110 की कॉस्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे जी, ऊपर वाले सो डेटा में से सिर्फ हमें यही मिला था। नेक्स्ट क्या है, आर्स हैं, आर्स को बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी है, ये मशीन 2600 घंटे चलनी ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने 2400 घंटे यूज़ करने हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के वक्त तो नहीं चल रही होती, बंद करके काम कर रहे हैं। सेटअप के वक्त तो सेटअप कर रहे हैं, अभी चलाएंगे, सेटअप होगी तो सेटअप करेंगे उसको, तो मतलब प्रोडक्शन फिर रन करेंगे ना। तो इसलिए 200 घंटे तो मशीनों ने काम किया ही नहीं है। काम कितने घंटे किया, 2400। 2600 में से 200 निकल गए, बाकी कितने बचे। तो इलेक्ट्रिसिटी जी, देखिए जी, 2400 मशीन आवर्स, मशीनों ने चलना है 2400 घंटे। हर घंटे का कितना यूनिट खा रही है मशीन, 10 यूनिट्स, ठीक है, इनटू 10 यूनिट्स, और हर यूनिट हमें कॉस्ट कर रहा है 8.5 पर यूनिट, ठीक है जी। आंसर 204 ही करेंगे ना आप तो, ठीक है, समझ आ रही है। अगले तो बहुत आसान है, मेंटेनेंस है, तो 25,000 इंटू 12, 11, वेरी गुड। 12 नहीं, मशीन ने चलना ही 1 फरवरी को शुरू करना है, तो ये तीनों खर्चे जो पर मंथ वाले थे, किस किसने 12 लिखा, वैसे सोचा था 12 होगा, 12 नहीं 11, ठीक है ना। तो 25,000 इंटू 11, फिर 10,000 इंटू 11, फिर 9,000 इंटू 11, तो ये तो तीनों आगे, बल्कि 5,000 भी इंटू 11। तो ये चारों कॉस्ट लिख लें आप, 1 बाय 1 मुझे लिखवाते जाएं। नंबर 1 कौन सी, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट है कितनी पर मंथ, 25,000 पर मंथ है, इंटू 11 मंथ्स, 275। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसमेंट, पार्ट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट 10,000 था, और हर महीने रिप्लेस करना पड़ता है। कोई बेल्ट होता होगा, कोई चेन होता होगा, कोई चीज़ ऐसी होती होगी जो हर महीने चेंज करनी पड़ती है इस प्लांट की, ठीक है। 11 मंथ्स ये काम होना है जी, 110। फिर था ऑपरेटर, इसके बाद ऑपरेटर 9,000 पर मंथ उसको देना है, और 11 महीने तक इसने काम करना है, 99। उसके बाद क्या है, अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000 रुपये से, 5,000 से इंक्रीज करेंगे पर मंथ, तो इनटू 11 मंथ, 55। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, दो तरीके हैं, 55 या 55, 55, ठीक है जी, 55 बता रहे थे फिर आप लोग, मैंने कहा शायद मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो पुरानी मशीन के सारे खर्चे, नई मशीन के सारे खर्चे आ गए, ठीक है। टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना बनता है जी, ये डिब्बे में बंद कर देता हूँ मैं कि ये नई मशीन की, यानी कि नई मशीन वो कहते हैं ना, वो फिक्स कॉस्ट का, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ फिक्स कॉस्ट है, बहरहाल ये बढ़ जानी है, नई मशीन लगाने से ये खर्चे बढ़ेंगे। 853, यही बस ले जाएं उधर, ये अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ जी, ये तो हमने क्या निकाले हैं जी, बजटेड एफओएच निकाले हैं
न्यू मशीन के। अभी बजटेड टोटल एफओएच, टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ ओल्ड 5 ओल्ड मशीन्स, 5 भी लिख देता हूँ, 5 ओल्ड मशीन्स। ये तो अभी हमने निकालने, वो तो एग्जिस्टिंग थे ना, ये निकलेंगे तो टोटल जाकर आपकी वो एफओएच की कॉस्ट निकलेगी जो 2008 में अब आनी है। 2007 वाली तो थी ना पहले से ही एफओएच की कॉस्ट, ये नई मशीन की कॉस्ट है, ये निकल आनी है, तो एग्जिस्टिंग वाली ढूंढनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इसकी समझ नहीं आ रही, कहीं पे सवाल में गिवन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए जी, मशीन आवर्स चाहिए। ओके, तो टोटल मशीन आवर्स निकालने हैं, तो न्यू मशीन के 2400 हैं और ओल्ड के 12500 माइनस 900 हैं, बस आपके आवर्स निकल आए। तो वर्किंग टू इधर कर लेते हैं, रिवाइज्ड टोटल बजटेड मशीन आवर्स निकालने हो अगर हमने, तो बच्चों उसके लिए एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों के आवर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैं रुपीज़ नहीं लेने, मशीन आवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल बजटेड मशीन आवर्स ऑफ न्यू मशीन तो सवाल में उसने बताया जी ये 2600 घंटों के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन उसमें से अवेलेबल होगी, लेकिन उसमें से अलग अलग कर लें, 200 कहीं लिखा नहीं हुआ, 80 घंटे सेटअप और 120 घंटे मेंटेनेंस, तो भाई 2400 घंटे बचे, ठीक है। उसके बाद टोटल बजटेड मशीन आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। अब इनमें तो कोई चेंज उसने नहीं ना बताया, कम हो गए हैं ज़्यादा हो गए हैं, तो जो हैं वो हैं, नई मशीन ने इन्हीं को ऑगमेंट करना है, इसी को सपोर्ट करना है। तो 12500 मशीन आवर्स सवाल में गिवन है। अगले सफ़े पे थे, भूल तो नहीं गए, पढ़ाया पहले सवाल इसीलिए। 1200, इट हैज़ बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन विल वर्क फॉर 1200 ड्यूरिंग 2008 इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। तो 900 मशीन आवर्स और यहाँ पे आगे 11600 और टोटल मशीन आवर्स आ गए 14000। ठीक है, सही है, क्लियर सबको। अब मेरे पास मशीन आवर्स आ गए हैं जी 14000 वर्किंग नंबर 2 से, लेकिन अभी मेरे पास एफओएच नहीं निकल पाए, वो अभी रहते हैं। उसमें एक मसला थोड़ा सा बस फंस गया हमारा, तो वो अगर निकल आए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर अंग्रेजी आप लिखिए, पर्चे में आपने अंग्रेजी नहीं लिखनी, पर्चे में तो आपने और डायरेक्ट ये लिख देना, वर्किंग करनी, एफओएच निकल आएंगे, बस यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस, मशीन आवर्स निकल आए वर्किंग 2 का रेफरेंस। अब मैं तो भाई यहाँ पे आकर रुक गया हूँ, मुझे एग्जिस्टिंग एफओएच अगर निकाल दें तो मेरा सवाल हल हो जाता है। अब 1 मिनट के लिए आप फिर सोचें, सवाल की तरफ आ जाए। देखें जी, आईकैप का बड़ा फेवरेट ये काम है, कोई भी टॉपिक आप सीखेंगे ना, तो जो आप निकालना सीखते हैं वो निकाल के दे देता है और उलट वर्किंग करवा लेता है। ये आप तकरीबन हर टॉपिक में देखेंगे। आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीखा है, बोलो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने निकालना सीखा है। ये कैसे निकला करता है, बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट
डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो हमारे सवाल में क्या है, ये बजटेड टोटल मशीन आवर्स। अब आपने ये निकालना सीखा हुआ था अब मुझे चाहिए पिछले साल के बजटेड टोटल एफओएच जब 5 मशीनें थी, ठीक है। अब हमें ये निकालना आता था, उसने ये निकाल कर दे दिया। ये 390 रुपये क्या है, प्रेजेंटली जब 5 मशीन चल रही हैं तो कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 पर प्रोडक्टिव और फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। तो ये एग्जिस्टिंग OAR गिवन है, मतलब 390। हमें बजटेड एफओएच की कॉस्ट चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन बजटेड टोटल मशीन आवर्स जिनकी बेस पर ये OAR निकला हुआ है वो कितने हैं जी, 12,000 नहीं लेने, 11,000 कितने 600, ये 11,600 मशीन आवर्स, ये वर्किंग नंबर 2 से रेफर कर दो, वहाँ निकाले पड़े, ठीक है ना जी। अब इसको x के लिए सॉल्व करें तो क्या आता है, x इज इक्वल टू बजटेड टोटल एफओएच इज इक्वल टू, देखो जी 11,600 को मल्टीप्लाई करो 390 से, आंसर क्या आता है 4524। तो ये ज़रा वर्किंग 3 मैं लिख देता हूँ, अगर ऑप्शनल है, अगर कोई इस तरह से करना चाहे तो, ठीक है। लेकिन दिल तो मेरा यही है कि हम ब्रैकेट के अंदर ही इसको डायरेक्ट लिख दें। ये काम क्या करना है, x बेसिकली बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, OAR इंटू 11,600 मशीन आवर्स जो एग्जिस्टिंग था, ठीक है। तो टोटल बजट एफओएच ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए जी हमने यहाँ पर कहा जी के ₹390 सवाल में गिवन है पर मशीन आवर। पिछले साल का ये रेट था, और पिछले साल जो मशीनें थी वो 5 थी, तो वो कितने घंटे चली हैं, 11,600 मशीन आवर्स, वर्किंग 2 से रेफर कर दिया, तो बस आंसर आ गया। अगर यहाँ से समझ ना आए तो वो वर्किंग नंबर 3 आपके लिए ही की है, उसको आप अपने पास कर लो, ठीक है। क्या आंसर आया था 24, टोटल 5377। जी, तो अब ये 53, ये वर्किंग 3 बहरहाल चाहिए हो किसी को तो ओके, यहाँ से कर सकता है, समझ इससे आएगी, बाकी ये काम तो हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे आपने 14,000 ही ले लिया तो मुकम्मल ही ले लो, यहाँ पे भी ₹5377,000 पूरा ले लो, या फिर यहाँ पे 5377 लेना है तो यहाँ पे 14 लिख लो, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 जी, ओ यार ₹384.07 पर मशीन आवर। जैसे सिखाया था वैसे ही चलाया आपको, ठीक है ना। OAR हमने निकालना सीखा था, उसमें 2 चीज़ें होती थी, बस थोड़ी फनकारी ये आ गई कि एक नई मशीन उन्होंने ऐड की। ठीक है। अब हिस्टोरिकली तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो होमवर्क में दिया करता हूँ, लेकिन अब ये कल वाली क्लास आपको समझ लें एडवांस, आज ही थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब आधा घंटे में, इससे भी कम टाइम में हो जाएगा। आधा घंटा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं ये आपसे करवाना चाहूँगा। अगेन क्वेश्चन 11 का पार्ट ए फिलहाल पेंडिंग रख लें, ठीक है, इसको फिर कर लेते हैं। अब 2000 पिछला सवाल किस साल में आया हुआ देखें, लिखा कैसे नहीं हुआ ये देखो, 2008 टॉप पे लिखा होता है। 2008 में ये सवाल आया था, और फिर 2022 के अंदर एक सवाल आया है, कितना मिलता जुलता है ये देखो, ठीक है। अब इसको पढ़ो आप, और पढ़ के सॉल्व करना शुरू करो। 6 × 1.8 का मतलब क्या है, 10 मिनट में करना है, लेकिन आपको मैं तकरीबन 5 मिनट देता हूँ, इसलिए कि आप पढ़ोगे, पढ़ के कुछ हाथ पाँव मारना शुरू करोगे, प्लान हो जाएगा, फिर मैं करना शुरू करूँगा तो नज़र आ जाएगा हम भी इधर ही जा रहे थे, या हम तो किधर और ही जा रहे थे। तो आपका टाइम, अभी कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं,
तो टाइम शुरू हो गया है अब। वैसे मैं पढ़ाऊँ या पढ़ लोगे खुद? बड़ी मेहरबानी अगर पढ़ लोगे। भाई कुछ बच्चे नोट ही करी जा रहे हैं अभी तक, मैंने मिटाना भी है। नहीं समझ आ रही? कितना प्रेशर डाल दिया ना आप पे, है ना, बचपन में ही। अभी से ही प्रेशर डालना पड़ेगा। हरी आप। हाँ जी, कोई नोट तो नहीं कर रहा अभी तक? नोटेड। भाई इधर ही रखें, बच्चे सवाल कर रहे हैं, मैं ज़रा इसी सवाल में जगह बना लूँ। आपने नहीं देखना इधर, सवाल करना है। अच्छा जी, क्या लगा, डिफरेंस है कुछ? बहुत मिलता जुलता सवाल है ना। अब दोनों आई कैप के सवाल हैं, दरमियान में कुछ साल हायल हैं, तो ऐसे कभी कभी कुब्बे वाली लत लग जाती है। कुब्बे वाली लत समझते हैं? वरना कुब्बा था ना तो उन लत पे ही तो सीधा हो गया, कुब्बे वाली लत है। इस मिसाल को यूँ कहा जाता है। पास पेपर पुराना किया हुआ उस जैसा ही मिलता जुलता आ जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 5 मिनट तो हो गए होंगे। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? ओ माय गॉड, पूरा 1 घंटा पढ़ लिया आपने। जल्दी करें।
मुझे लगता है 10 मिनट हो गए हैं। कितना टाइम हुआ, किसी ने नोट किया था टाइम? अन्य वाह लग जाते ने। अच्छा चलो 2 मिनट के बाद फिर मैं शुरू करूंगा पढ़ना इसको। जल्दी करो, शाबाश। गलत हो जाएगा कुछ नहीं होता, खैर है, दिलेरी से करो बस। जी बच्चों, कोई है जो कर चुका हो? माशाल्लाह, एक बच्चों ने कर लिया है, 2 बच्चों ने कर लिया है। मिस कर रहा हूँ, अब आ जाना ईद के बाद, ठीक है ना सारे? शुक्र करो अब ये भी आ रहे हैं, वरना क्लास ही नहीं थी होनी। मैं तो नहीं कैमरे को पढ़ाना था। भाई ऐस मोहल्ले च भी कोई कर लिया किसी ने? इस पिंड के सारे ही लोग सुस्त हैं, उस पिंड के सारे लोग चुस्त नजर आ रहे हैं। चलें जी, बस करें अब, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। काफ़ी हद तक या तो साथ मैच कर गए होंगे आप। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द, रिक्वायरमेंट भी सेम है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आप गौर करें तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने भी अपनी बचत की है, ठीक है। OAR निकालते हैं, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड बेस। अब बजटेड टोटल एफओएच को निकालने की कोशिश करेंगे, बजटेड बेस निकालने की कोशिश करेंगे, OAR निकल आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट सारा वही हमारा यूज़ हो गया, शायद ये ना यूज़ हो बस। अच्छा, अब Venus Limited is a manufacturer of consumer goods. Below are the details related to overheads of its production department for the year. Total machine hours available 25,000 पर मशीन। अबे क्या हो गया भाई? अच्छा जी, टोटल मशीन आवर्स पर मशीन 2500 हैं, ठीक है। मशीन के मेंटेनेंस आवर्स 150 हैं। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आवर क्या है? अब मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू
रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन हैविंग ज़ीरो बुक वैल्यू। इसके ऊपर लिखो शुक्र है, क्योंकि कभी आगे जाकर ऐसा होगा गेन लॉस नहीं ना आता। ज़ीरो बुक वैल्यू वाली पैसे कोई नहीं है कितने की, तो गेन लॉस नहीं आया, वरना उसकी अलग मुसीबत पड़ती, लॉस आ गया या गेन आ गया तो क्या करना है उसका। ठीक है, आगे आएगा किस सवाल में, फिर देख भी लेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर जाके। अच्छा, with a new machine which will cost 1200 and has useful life of 10 साल, machine will be available for use from the beginning of next month beginning and is expected to run for 2500 hours during the next year including। अरे बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है, ऐसे जैसे एग्जामिनर ने वही सवाल उठाया है और उसमें बस फिगर्स वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं? और ये मूंगफली बन गई है, देखो मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं। आपने कल स्कूल आना नहीं है, आना है? अच्छा, वहाँ पे परसों भी आना है नानसा वालों ने। अच्छा, ओके। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर रिलेटेड टू न्यू मशीन आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आर गिवन है 180 रुपये की, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, एनुअल और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये भी तो एफओएच ही होता है, वही जैसे पीछे सुपरवाइजर था। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर one of the manager from another department will be moved to the production department for monitoring the line efficiency। मैनेजर सैलरी इज 30,000 पर मंथ, ठीक है जी। अब किसी और डिपार्टमेंट से इधर आ रहा है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो एफओएच बढ़ ही गया। ओके, अच्छा, अब मामला ऐसा है जी कि पिछले सवाल में 5 मौजूद थी, 6वीं आ गई थी। इस सवाल के अंदर 3 थी, एक निकल गई। अब हम यूं ही ना कर लें कि पिछले सवाल जैसा ही बन जाए, हम पहले 3 को लेके उसमें से एक को माइनस करके फिर एक को ऐड करें। इससे आसान नहीं है कि हम लें एग्जिस्टिंग 2 मशीनें हैं और नई एक आ गई है, जैसे एग्जिस्टिंग 5 मशीनें थी और नई एक आई थी। क्या ख्याल है? बाकी जैसे भी आपने किया आंसर सही पे पहुंच के, मुझे उससे मसला कोई नहीं है, मैं तो वैसे अपने शेयर कर रहा हूँ एक थॉट, ठीक है। अब अगर 2500 पर मशीन है तो इंटू 2 करें तो ये तो 3 है ना, सॉरी इधर ये तो 3 है, इसमें से माइनस कर दें 2500, चले यूँ कर लें तो बाकी क्या बचा, यानी 2 मशीनें जो हमारे पास रह जानी हैं, हर मशीन 5000 घंटे चलेगी, जिसमें से नहीं चलेगी 450 घंटे, टोटल तीनों मतलब 150 घंटे अगर निकाल दें इसका जो चली जानी है, तो बाकी इसका मतलब प्रोडक्टिव आवर्स कितने बने 4700। अब आपने 47 जैसे भी निकाले, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, जैसे निकाले सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो OAR निकला हुआ है ये 850 रुपये पर प्रोडक्टिव आवर है, ठीक है। तो अब अगर आपने एक मशीन निकाल दी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप जब एफओएच रेट को मल्टीप्लाई करेंगे इन 47,000 घंटों से, तो सिर्फ इन्हीं 2 मशीनों की ही एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी, तीसरी मशीन तो है ही नहीं। ज़िंदगी आसान हो गई इस तरह से, ठीक है। यूं करेंगे तो आसान रहेगा। खैर, ये तो एग्जिस्टिंग मशीन की बातें उसने पहले कर दी, पिछले सवाल में एग्जिस्टिंग मशीन की बातें एंड पे थी, इसमें पहले होगी, बस ये तब्दीली थी, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैनेजमेंट ने जो नई मशीन लगाने का सोचा है वो 1200 रुपये की है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है और लाइफ है उसकी 10 साल, ठीक है। तो तरतीब जिधर से भी शुरू कर दो, यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन। तो कितनी कॉस्ट है जी, 1200, 1000 में करना है ना, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, कोई फ्रैक्शन नहीं लगना, उल्टा आसान हो गया सवाल जी। तो ये अगर कल आपको ऑफ ना करने का जहन बनाया होता, वैसे मैंने कहा है बच्चों को ऑनलाइन वालों, अगर कल क्लास मैंने रख ली तो इनको मैसेज कर दूंगा, आपको तो लेक्चर आ जाएगा, होगी क्लास, नहीं हुई तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं कल क्लास होनी होती तो ये मैं आपको होमवर्क में देता, इसीलिए पहले करवाया आपसे 10 मिनट वेट करके। मोस्टली बच्चों ने पूरा कर लिया, कुछ ने 70%, 50%, कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मार लिया ना, दिमाग में एटलीस्ट प्लान तो हो गया ना कि ये करना है। अब अगर वैसा ही हो रहा है तो नहीं हो रहा तो कोई नहीं, कोशिश जारी रखें, होने लग जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। नेक्स्ट क्या है जी, डेप्रिसिएशन के बाद
आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है सिंपल, लेकिन इसमें आर्स निकालने हैं, तो मेरे ख्याल में हम आर्स पहले ना निकाल लें, क्या ख्याल है? आर्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल बजटेड मशीन आर्स ऑफ न्यू मशीन, तो मशीन आर्स, टोटल मशीन कितने घंटे चलनी है नई? 2500 के लिए चल सकती है, लेकिन 80 घंटे उसमें सेटअप के आर्स हैं और 110 जो हैं वो मेंटेनेंस के आर्स हैं, तो टोटल फिर 2310 घंटे नई मशीन ने चलना है। इनको भी फिर कर ही लेते हैं। ये हमने किस तरह से निकाला है, ये ज़रा तफसील से निकाले हमने। कैसे? हमने कहा जी टोटल सवाल में गिवन है 7500 मशीन आर्स 3 मशीनों के, पर मशीन 2500 आर्स हैं, तो ये माइनस कर दो तो बाकी बचे नहीं ना 2, टोटल बजटेड आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है। एग्जिस्टिंग कितनी है? 2, ठीक है। तो 2 मशीनों के आवर्स ये अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से उसने क्या कहा है कि मेंटेनेंस वगैरह पे कितने आवर्स यूज़ होते हैं। अच्छा यूँ भी चल सकते थे आप, 2500 इंटू 2 कर दें, 150 इंटू 2 कर दें, कई तरीके हो सकते हैं कैलकुलेशन के, मुझे जैसे समझ आ गया उस वक्त करता चला गया। सही है, आंसर सही होना चाहिए, जैसे मर्जी निकालो। तो मैंने अब चूँकि इधर ऐसे किया, तो यहाँ पे भी 450 3 मशीनों के, 150 का निकाल दे तो बाकी बच गया 2 का। ये आर्स में से ये आर्स माइनस हो गए, तो बाकी 4700 टोटल बचे, और ग्रैंड टोटल क्या आ गया हैं? 7010। तो यहाँ पे आपने 7010 मशीन आवर्स लिखे, वर्किंग 2 से पहले आ गए तो पहले लिख दो, खैर ठीक है जी। ये अब आगे यूज़ भी हो जाते हैं ना। फिर अब डेप्रिसिएशन के बाद अगली चीज़ क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो उसने दी हुई है 180 रुपीज़ पर आवर। तो नई मशीन ने 1 घंटे में 180 रुपये खर्चा करना है। चलना पूरे साल में कितने घंटे है? 2310। ये और ये सांप क्यों सूंघ गया है? इधर नहीं जा रहे थे इसी सफ़र पे? जिन्होंने पूरा नहीं किया, सफ़र तो ऐसे ही जारी था ना उनका, तो फिर चुप क्यों लग गई है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जी बेटा, कितने आवर्स हैं? 2310 नई मशीन ने चलना है। रेफर कर दो वर्किंग 2 इनटू ₹180, ये सवाल में गिवन था। 416 कर लो ना, ठीक है। नेक्स्ट एनुअल मेंटेनेंस है, अब इसको कुछ ना करने लग जाना, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस सालाना है। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके साथ भी उसने नहीं लिखा हुआ, तो ऊपर क्या लिखा हुआ? एस्टिमेट ओवरहेड फॉर द ईयर है, तो ये भी पूरे साल का, तो ये दोनों एज इट इज आ गए, ठीक है। और मैनेजर की सैलरी उसने पर मंथ दी हुई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन सी कॉस्ट आएगी अगली? एनुअल मेंटेनेंस कितनी है जी? 200। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर आ गई, यानी मुझे तो फॉर्मेट भी नहीं मिटाना पड़ा। कितना फायदा हो गया ना? इनडायरेक्ट लेबर 50 और मैनेजर्स सैलरी वो पर मंथ गिवन है, कितनी? 30,000 है। 30 इंटू 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने, क्योंकि ये साल के पहले दिन से ही मशीन ने चल पड़ना है। पिछले सवाल में तो वो सवाल निस्बतन मुश्किल था पुराने वाला, ये उसकी निस्बत आसान था। अगर इस तरह से करें तो, वैसे दूसरे तरीके से करें तो थोड़ा सा शायद टफ होता, 3 निकालें फिर 2 उसमें से 1 माइनस करें, वो भी कर सकते थे, ठीक है जी। 360 टोटल 1146। पुरानी मशीनों की एफओएच कॉस्ट कैसे निकलेगी? इस ओएआर से। ये ओएआर है पर मशीन आर। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे 3 मशीन्स 7500 माइनस 450 कितना बना? जल्दी बताएं। 7050 मशीन आवर्स, और जो हमने किया है 2 का, तो ये क्या बना? वो आपने निकाला हुआ है 4700, ठीक है।
अब अगर मैं 3 मशीनों के टोटल FOH एग्जिस्टिंग निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, बजटेड टोटल FOH निकालने के लिए मैं कर दूंगा 850 इंटू 7050। आंसर क्या आता है? ये आएगा। ये 3 मशीनों की टोटल FOH एग्जिस्टिंग, अगर तीनों मशीनें होती तो ये उनकी FOH कॉस्ट होती। लेकिन मसला क्या है, 3 तो मशीनें हमारे पास रही नहीं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ उसी रेट को, उसी OAR को 4700 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो 2 मशीनों की FOH की कॉस्ट होगी। ये बात समझ आई है जी? कितना? 3995। चलो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने 3 से सारों से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि सारी मशीनें बची नहीं। लेकिन परेशान नहीं होना, OAR पर मशीन आर है, तो जो 2 मशीनों का मशीन आर से मल्टीप्लाई करोगे तो उन 2 मशीनों से रिलेटेड फिक्स FOH कॉस्ट आ जाएगी। जो एक मशीन निकल गई है उसकी कॉस्ट भी निकल गई है। रिलेटेड कॉस्ट जितनी भी होती हैं, बिजली का खर्चा आ रहा है, कोई डेप्रिसिएशन है, कोई लटरम है पटरम है, ठीक है ना जी, वो सब निकल गया। ओके जी। तो यहाँ पे आके कितने मशीन आवर्स ये यूज़ हो रही हैं जी? 4700 मशीन आवर्स वर्किंग 2 वाला, और OAR सवाल में गिवन है 850 पर मशीन आवर जी। 3995 टोटल 541 रुपीज़ 5141। अच्छा वैसे वो 0.8 भी था, चलो खैर कोई नहीं जी। रेट रुपीज़ 733 पॉइंट, पहले 10 देना थी ना, जानबूझ के छेड़ दो मैंने तुसी, है ना। 0.3338 पर मशीन। तो 0.8 का थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा राउंडिंग का, जो मैंने कर दिया था, ठीक है। इधर देखो जी, अब इससे आगे अब अगला सवाल ही कौन सा है, ये देखो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 तरह के हैं, सर्विस 2 तरह के हैं, तो कहानी फिर अब डिफरेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक लगानी है, ठीक है। अब ईद के दिनों में आपका कोई होमवर्क भी नहीं है, याशी करनी है, आपने फ्रेश होके आना है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ का होमवर्क हो तो वो कर लेना है। लेकिन इसका होमवर्क इतना सा है कि आपने कोशिश करनी है, कोई एक दिन निकालना है, उसमें 2 से 3 घंटे निकाल के बेसिक्स का सारा चैप्टर, जितने क्वेश्चंस हैं ना, जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक सीटिंग में कर देने हैं। फिर 4-5 दिन बन रहे हैं, 6 दिन तकरीबन, ठीक है, क्योंकि कल भी मैं आपका सिर्फ आपका ऑफ कर रहा हूँ, बाकी तो ऑन है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई एक दिन और निकालना है, और उसमें FOH के जो थोड़े से सवाल किए हैं वो 1 घंटे के अंदर बैठ के एक सीटिंग में एक गो में कर देने हैं, ताकि ये भूले ना, क्योंकि यही बुनियाद है जिसके ऊपर कहानी आगे चलनी है, ठीक है। यही काम सिंगल रेट में हम कर रहे थे, यही डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में भी करेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर हम सारे FOH को बांट लेंगे हर डिपार्टमेंट को, तो ये एलोकेशन सीखेंगे, ठीक है। फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके उनको प्रोडक्शन में डालेंगे, ये एक काम है बड़ा फेवरेट ICAP। फिर हर डिपार्टमेंट का अलग OAR निकालेंगे, ठीक है। तो ये काम सीखना है तो पहले बुनियाद वाली चीज़ पक्की होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल क्लास हो गई तो दोबारा एडवांस ईद मुबारक कह दूंगा, और अगर ना हुई तो आज वाली ही एडवांस ईद मुबारक कबूल कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।